नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी पर चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग वीडियो मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूं, तो कल हमारी चर्चा लोकसभा अध्यक्ष एवं प्रोटेम स्पीकर के बारे में थी। उसमें जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं संसद की बात जो हम कर रहे हैं उसी की बात करते हुए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 101। वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट ये अनुच्छेद नहीं पूछा जाएगा, वैसे तो हम विस्तार से खूब चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखेंगे उस हिसाब से ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से चर्चा करना कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से सही नहीं है। हमारे को केवल यही देखना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और हम कहाँ गलती करते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। तो एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 ये कहता है स्थानों का रिक्त होना। लोकसभा या राज्यसभा या कोई भी सदस्य है, उसका स्थान रिक्त कैसे होता है? त्यागपत्र देने से होता है या अन्य कोई कारण से होता है? तो स्थानों का रिक्त होना। जैसे कोई भी सदस्य, हमारे संसद के दो सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य है एवं वो दूसरे सदन से चुन लिया जाता है। ध्यान से सुने, कोई भी व्यक्ति एक सदन का सदस्य है और वो दूसरे सदन से चुन लिया जाता है, तो उसके पहले सदन से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह आप ध्यान रखें, लिख लेंगे आप इसे। पहले सदन का सदस्य दूसरे सदन से निर्वाचित होने पर पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। पहले सदन का मतलब आप ये समझेंगे, जैसे कोई लोकसभा का सदस्य है और उसको राज्यसभा से चुन लिया जाता है, तो लोकसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वतः शब्द आएगा यहाँ, ऑटोमेटिक। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है और वो लोकसभा से निर्वाचित हो जाता है, तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक पॉइंट तो गया ये। दूसरा, कोई भी व्यक्ति लोकसभा के दो स्थानों से निर्वाचित हो जाता है, दो स्थानों से निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 10 दिन के भीतर
ध्यान रखें, 10 दिन के भीतर एक स्थान से त्यागपत्र देना होता है। एक स्थान से त्यागपत्र देना होता है, अन्यथा दोनों स्थानों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसा कोई करना चाहेगा क्या? ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा कि 10 दिन के भीतर मैं एक स्थान से या जिस भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हूँ 2 से, तो 1 से मैं इस्तीफा नहीं दूँ, क्योंकि 2 से चुनाव ही इसीलिए लड़ते हैं कि कहीं हार का डर ना हो, तो वो क्यों नहीं इस्तीफा देगा। 10 दिवस के भीतर एक स्थान से उसे इस्तीफा देना होता है। अगर नहीं देता है तो दोनों सीटों की सदस्यता उसकी समाप्त समझी जाएगी, समाप्त हो जाती है। अब ध्यान रखें आप, 10 दिन के भीतर, जैसे इसका उदाहरण बताऊं मैं आपको। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी एवं गुजरात में वडोदरा से दोनों जगह से चुनाव लड़ा था, और दोनों जगह से वो चुन लिए गए थे जनता द्वारा। तो उन्होंने वडोदरा सीट से 10 दिवस के भीतर इस्तीफा दिया था और वाराणसी से वो सांसद रहे। और अभी वर्तमान 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक जगह वाराणसी से ही चुनाव लड़ा था। तो कोई भी सदस्य 2 जगह से निर्वाचित हो सकता है। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति विधानमंडल एवं लोकसभा से चुन लिया जाता है तो उसे 14 दिवस के भीतर एक स्थान से त्यागपत्र देना होता है। अन्यथा उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। लोकसभा की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। यह आपके ध्यान में आ गया। चौथा यह है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिवस के भीतर एक सदन से त्यागपत्र देना होता है।
अन्यथा राज्यसभा की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, कोई काम आ गया। कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिवस के भीतर एक सदन से त्यागपत्र देना होता है, अन्यथा उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा के दो स्थानों से, यहाँ पर 2 लिखना भूल गया मैं, 2 स्थानों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे, और स्थान कैसे रिक्त होते हैं? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नियुक्त हो जाए और अगर वो संसद का सदस्य है तो उसकी संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। और किसी को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए और वो संसद का सदस्य है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या किसी का चुनाव न्यायालय रद्द कर दे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे तो उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी, वापस उपचुनाव होंगे। या एक और महत्वपूर्ण बात है, वो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, कोई भी सदस्य लगातार 60 दिवस तक संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें अगर अवकाश आ गया हो, लेकिन वो 4 दिन या 4 दिन से अधिक का अवकाश हो तो वो दिन इसमें काउंट नहीं होंगे। 4 दिन या 4 दिन से ज़्यादा का अवकाश इस 60 दिवस में काउंट नहीं होगा। बाकी अगर 1, 2, 3 दिन का अवकाश है तो भी वो लगातार 60 दिन में गिना जाएगा। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव मतलब वसुंधरा राजे सरकार जिसमें मुख्यमंत्री थी, 2013 विधानसभा चुनाव में धौलपुर से BL कुशवाहा विधायक चुने गए थे। उन पर अनेक आरोप थे और वो फरारी काट रहे थे और उनको लगातार 60 दिन होने वाले थे कि 60 दिवस से पहले ही वो आ गए, क्योंकि उनको विधानसभा में 60 दिवस के भीतर पहुंचना था, बाकी उनकी विधायकी समाप्त हो जाती। फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनकी विधायकी भी फिर खत्म हो गई थी, जेल चले गए वो। फिर उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, वापस जीत गए वो। लेकिन ये चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि संसद सदस्यों की सीटों की रिक्तियां कैसे होती है, उनके स्थानों का रिक्त होना कैसे होता है, किस प्रकार से वो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो विधानमंडल और लोकसभा का सदस्य और विधानमंडल का सदस्य दोनों अगर एक साथ चुन लिया जाता है, पहले विधायक है और फिर लोकसभा सदस्य बन जाता है, तो उसे 14 दिवस के भीतर इस्तीफा देना होता है, अन्यथा लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर वो राज्यसभा सदस्य है और लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिवस के भीतर त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यहाँ 10 दिवस है केवल विधानमंडल और लोकसभा, जहाँ विधानमंडल आ जाए और लोकसभा सदस्य बन जाता है वहाँ 14 दिवस है। 2 स्थानों से लोकसभा से एक साथ निर्वाचित हो जाता है, वहाँ भी 10 दिवस है।
और राज्यसभा और लोकसभा से चुन लिया जाता है वहां पर भी 10 दिवस है। ये आप विशेष ध्यान रखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्थानों का रिक्त होना बताया है कि किस प्रकार से स्थान रिक्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि संसदीय कार्यवाही, संसदीय प्रक्रिया जो है, वैसे मैंने आपको बताया है कि संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल से शुरुआत होती है, प्रश्नकाल शून्यकाल, लेकिन जो नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रश्नकाल शून्यकाल इनसे संबंधित अभी तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। इसीलिए हम ज़्यादा समय इस पर नहीं खर्च करना चाहते हैं। अब जैसे कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण कैसे करता है, वो कितनी प्रक्रिया से गुजरता है, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। ये मैं आपको बता देता हूं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निजी विधेयक और एक होता है सरकारी विधेयक। निजी विधेयक का तात्पर्य है कि ये किसी भी सदस्य, किसी भी संसद सदस्य के द्वारा लाया जाता है और सरकारी विधेयक ये सरकार के किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है। यह सरकार के किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है और यह विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। अब आपको पता है कि बहुमत जिसकी सरकार है, जिस दल की सरकार है, वही विधेयक पारित होता है। व्यावहारिकता यही है क्योंकि उन्हीं के पास बहुमत है। अब विधेयक कितनी प्रक्रिया से गुजरता है? विधेयक 3 प्रकार से, 3 स्तर होते हैं विधेयक के गुजरने के। 3 वाचन होते हैं उसके। प्रथम वाचन, एक होता है प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है? उस विधेयक के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं, उस विधेयक के बारे में कुछ बताया जाता है, लेकिन उस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई बहस नहीं की जा सकती है। केवल उस विधेयक के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं। ये प्रथम वाचन, ध्यान रहे। द्वितीय पठन या द्वितीय वाचन,
द्वितीय वाचन में सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा में उस पर चर्चा करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की जाए या कब चर्चा की जाए, ये निर्धारित होता है। उसको संयुक्त समिति के पास भेजा जाए, उसको प्रवर समिति के पास भेजा जाए और उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए, जिससे जनता के सुझाव लिए जा सके। लेकिन आज दिन तक किसी जनता ने सुझाव दिए क्या किसी भी कानून पर, विधेयक पर? आम जनता को ध्यान नहीं रहता है। भारत में 76% ग्रामीण आबादी निवास करती है, तो गांवों के लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि सरकार कौन सा कानून ला रही है। लेकिन लोकसभा जो कि भावनाओं का, जनता का सदन है, तो जनता ने जो प्रतिनिधि चुनकर भेज दिए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो लोकसभा क्षेत्रों का जो भ्रमण करते हैं, लोगों की जो डिमांड होती है, उसी डिमांड के अनुरूप वो लोकसभा में विधेयक लाते हैं और वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जनता ये चाह रही है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नॉर्मल ऐसा बताया है। द्वितीय वाचन में सामान्य चर्चा हो गई, फिर उसको समिति स्तर पर भेजा जाता है। समिति स्तर पर उसको समिति विभिन्न खंडों में बांटती है और उसमें विभिन्न खंडों पर चर्चा करती है और कुछ संशोधन सुझाव के रूप में देती है। फिर उस पर विचार विमर्श किया जाता है। अलग अलग खंडों पर चर्चा होती है, अलग अलग खंडों पर विचार विमर्श किया जाता है, बहस की जाती है, जांच की जाती है। ये द्वितीय वाचन में प्रक्रिया है। सामान्य परिचय, समिति स्तर और विचार विमर्श। लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामों में बहुत कम पूछे जाते हैं। ये मैं कुछ समझने के हिसाब से आपको बता रहा हूं। फिर विधेयक तृतीय वाचन की तरफ चला जाता है। तृतीय पठन। तृतीय पठन पर उस पर मतदान किया जाता है। फिर उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, उसमें कोई बहस नहीं की जाएगी, उसमें केवल मतदान किया जाएगा। कोई व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, बाकी उस पर बहस नहीं, जांच नहीं, संशोधन नहीं, केवल मतदान किया जाएगा। तो एक तरह से मोटा मोटा आप ये ध्यान रखें, प्रथम वाचन में विधेयक के उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है, उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं। द्वितीय वाचन में उसको समिति स्तर, संशोधन, बहस, जांच आदि प्रक्रियाएं होती है। तृतीय वाचन में मतदान होता है। तृतीय वाचन में मतदान हो गया, फिर ये विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे ये लोकसभा की कार्यवाही हुई, फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा में भी तीनों प्रक्रियाओं से ये गुजरेगा। अगर राज्यसभा ने इसमें कुछ संशोधन किया है तो तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये वापस लोकसभा में जाएगा, क्योंकि संशोधन किया है। फिर अगर संशोधन को स्वीकार करती है लोकसभा तो उसको पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राज्यसभा ने 6 माह तक उस पर कोई विचार नहीं किया है तो वो विधेयक एक तरह से समाप्त समझा जा सकता है और
राष्ट्रपति अगर चाहें, दोनों सदनों में टकराव है, सामान्य विधेयक की बात कर रहे हैं, तो उस पर संयुक्त बैठक बुला सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयक पर है, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मैं बार बार कोई भी चीज़ आ जाती है तो मैं उसको एक साथ बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि अक्सर पढ़ते रहते हैं, उस समय आ ही जाता है कि यहाँ सामान्य विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है क्या, वित्त विधेयक या धन विधेयक पर होती है क्या। वित्त विधेयक और धन विधेयक में हालांकि मैं बताऊंगा आपको कुछ फर्क है, कुछ वित्त विधेयकों में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। तो 6 माह तक रोक सकती है। फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक से में लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। ये मैंने कल लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और कार्यों के बारे में बताया था। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुन करके नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सामान्य विधेयक जो संसद की कार्यवाही से किस प्रकार से पारित होते हैं, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन इस प्रकार प्रथम पठन द्वितीय पठन का नहीं आएगा, लेकिन ऐसे आ सकता है कोई भी विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में कितने माह तक रोका जा सकता है। अगर वो साधारण विधेयक है तो उस पर संयुक्त बैठक क्या बुलाई जा सकती है, या संयुक्त बैठक किन किन विधेयकों पर बुलाई जाती है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको विशेष ध्यान होना चाहिए।